सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यूनिट नंबर 3 जो हमने कंटिन्यूएशन में रखा है, जो कि है आपका पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लास्ट के कुछ वीडियोस में वन और टू वीडियोस में हमने डिस्कस किया है आपके पहले टाइप मतलब कोकाई, जैसे हमने डिस्कस कर लिया है कि कोकाई ग्राम पॉजिटिव कोकाई कैसे पैथोजेनिक हो सकते हैं और ग्राम नेगेटिव कोकाई कैसे पैथोजेनिक हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिलाइज के बारे में, ठीक है। तो बेसिलाई में भी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव बेसिलाइज, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना वेस्ट किए टाइम। सो टॉपिक है हमारा बेसिलाई। मींस बेसिलाई अगर नॉर्मली हमने डिस्कस कर लिया मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, टाइप्स भी, स्ट्रक्चर, सब सारी चीजें। एक रिव्यू देना चाहूंगी कि बेसिलाई वो होते हैं जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं आपके, उनको कहते हैं, ठीक है। कोकाई आपके स्फेरिकल शेप के मतलब सर्कुलर शेप में, और बेसिलाई आपके होते हैं रॉड शेप मतलब सिलेंड्रिकल शेप में, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो बेसिलाई के बारे में हम इतना समझ लीजिए कि जैसे अब रॉड शेप बैक्टीरिया तो उनके अलग अलग हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जैसे डिप्लोबेसिलाई हो गए, आपके पेलिसेड्स हो गए, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो अब उनको रिपीट करने का इतना वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं ग्राम पॉजिटिव के बारे में, जो हमारा आज का टॉपिक है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। तो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आप यही समझ लीजिए कि ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा, ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, ये कॉमन है, जितने भी ग्राम पॉजिटिव होंगे ये सब में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेगी, ठीक है। हीट रेजिस्टेंस होते हैं मतलब ये थर्मोफाइल्स होते हैं। ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव मींस 90% ऑफ आपके थर्मोफाइल्स हैं, मतलब ये हीट को रेजिस्ट करते हैं काफी हद तक, काफी ज्यादा इंक्रीज्ड रेंज ऑफ हीट को ये रेजिस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास थिक सेल वॉल होती है, इनकी जो लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की वो आपकी थिक होती है, इस वजह से। अब इनमें हम बात करें कि ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में क्या क्या है या कौन कौन से बेसिलाई इंक्लूड हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और वैसे नेचुरली कॉमनली हम किन किन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला आपका आता है कोलेस्ट्रीडियम, ठीक है। मींस कोलेस्ट्रीडिया जो आपकी फैमिली है, कोलेस्ट्रीडिया बेसिलाई वाली, वो सारे आते हैं। जैसे इसमें है आपका क्लोस्ट्रीडियम, आपका टिटैनी, क्लोस्ट्रीडियम आपका ब्यूटिलिनम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंसेंस, डेफिसाइल्स, ये चारों आपके इंक्लूड किया गया है क्लोस्ट्रीडिया में, जिनको हम सिंगल आपका कह सकते हो बाय टॉपिक बाय टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है आपका कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन आता है आपका बेसिलस एंथ्रैक्सिस, ठीक है। एंथ्रैक्स आप जानते हैं ना, एंथ्रैक्स एक कॉमन आपने सुना होगा कि ये डिजीज कंडीशन है, तो वो, ठीक। तो बेसिलस आपका एंथ्रैक्सिस। देन नेक्स्ट इज माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम में क्या है आपका, मेनली हम पढ़ते हैं आपका लेप्रे और आपका ट्यूबरक्लोसिस। लेप्रे आपका जो लेप्रेसी कॉज करता है, और ट्यूबरक्लोसिस जो आपका ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। देन इसमें मेनली आपका एक ही फैमिली है माइकोबैक्टीरियम का, तो उसमें आपका एटिपिकल भी आता है। देन नेक्स्ट इज लास्ट में आपका आता है लिस्टेरिया। इन सब लिस्टेड को हम सिंगल बाय सिंगल आपका पढ़ते हैं, तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने उठाया है क्लोस्ट्रीडियम के बारे में। तो क्लोस्ट्रीडियम में भी पहला जो आपका है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी के जो कह सकते हो कि कॉमन लैंग्वेज में आप कहते हो टिटैनस, ठीक है। आप टिटैनस आप बोलते हो ना कि हाँ टिटैनस हो गया है, टिटनेस हो गया है, ऐसा बोलते हो। तो उसके पीछे का जो फैक्टर है, या आप कह सकते हो जो पैथोजेनिक बेसिलाई एक कॉज फैक्टर है, वो है आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, ठीक है। अब क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी भी 3 टाइप के आपके टिटैनस कॉज करता है। पहला है आपका जनरलाइज्ड टिटैनस। जनरलाइज्ड टिटैनस मतलब होल बॉडी में, ठीक है। होल बॉडी में नॉर्मली हो सकता है किसी वुंड से एंट्री किया हो और उसने होल आपके सीएनएस को कह सकते हैं कि डैमेज किया है, अफेक्ट किया है, आपके नर्व एंडिंग्स को डैमेज किया है, तो उससे आप टिटनेस का जो आपके साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, आपके मसल स्पाज्म हो गया, आपके जॉ लॉक हो गए, ये सारे आप चीजें देखते हो जनरलाइज्ड में। देन नेक्स्ट इज लोकल या फिर सिफेलिक टिटैनस। लोकल या सिफेलिक टिटैनस मतलब किसी सर्टेन वुंड के आपके सराउंडिंग में, मतलब कहीं चोट लगी है वहां पे टिटनेस हुई है, मींस इसका इम्पैक्ट हुआ है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी का, और वो उतने एरिया में टिटनेस कॉज हुआ है। देन नेक्स्ट इज नियोनेटल टिटैनस। नियोनेटल बहुत आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। नियोनेटल टिटैनस इसलिए क्योंकि
हमारे इंडिया में जैसे आप होता है कि सेफ डिलीवरी प्रैक्टिसेस नहीं है, जैसे कई ऐसे रीजन्स हैं जहाँ आज भी हॉस्पिटल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो लोग घर पर डिलीवरी करा रहे हैं या ऐसा हो जाता है नेचुरली। तो वहां पे प्रैक्टिसेस जो है, जो लाइक कह सकते हैं ना, स्टेराइल प्रैक्टिसेस, एसेप्टिक टेक्निक्स, ये सारी चीजें नहीं है। लोग जब कॉर्ड कट करते हैं लाइक न्यूनेट्स का, ठीक है, बेबी का जब कॉर्ड कट कर रहे हैं तो वो आपके नॉर्मल ब्लेड से कर रहे हैं इन सारी चीजों, तो वो कहीं ना कहीं एक कॉज फैक्टर है या एक फैक्टर है जिसमें नियोनेटल टिटेनस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो नियोनेटल टिटेनस वो है जब बच्चे की डिलीवरी होती है, ठीक है, बेबी की डिलीवरी होती है और उसमें आप कॉर्ड क्लैंप करके कट करते हो, तो अगर वो इंस्ट्रूमेंट कट करने वाला स्टेराइल नहीं है या कहीं से भी कॉर्ड पर आप कह सकते हो कंटामिनेशन होता है, लाइक कंटामिनेशन हो गया और उसके थ्रू टिटनेस आपके अम्बिलिकल कॉर्ड से बॉडी में सर्कुलेट होता है, दैट इज नियोनेटल टिटेनस। ठीक है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी के बारे में हम पढ़ते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला है कि फाउंड इन सॉइल, ठीक है, फाउंड इन सॉइल, या आप कह सकते हो कि जैसे आपके नॉर्मली आपके ह्यूमस एरिया, डस्टी एरिया में, ठीक है, जो कंटामिनेटेड सॉइल्स हैं वहां पे हमें ये देखने को मिलते हैं, मतलब वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होते हैं ये। साइज की अगर मैं बात करूं तो 4 से 8 आपका माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। देन नेक्स्ट इज ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं ये। ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब है कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सरवाइव नहीं करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये सरवाइव नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज रेजिस्टेंट टू ड्राई हीट। जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो बेसिलाई होते हैं वो थर्मोफाइल्स होते हैं, तो वही है कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया कि ये ड्राई हीट को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, मॉइस्ट हीट को रेजिस्ट नहीं कर पाते, ड्राई हीट को रेजिस्ट करते हैं। और कितना रेजिस्ट करते हैं? अप टू 160 सेल्सियस, काफी अच्छी रेजिस्टेंस पावर है। 160 सेल्सियस का टेम्परेचर, ड्राई हीट का टेम्परेचर, ये रेजिस्ट कर जाते हैं। ठीक है, अगर इनका बात करें कि हम कैसे इनको किल कर सकते हैं, तो ऑटोक्लेविंग होती है। ठीक है, आप जिस भी ऑब्जेक्ट को आप स्टेराइल करना चाहते हो या इंस्ट्रूमेंट को, आर्टिकल को, तो वहां पे हम ऑटोक्लेविंग का यूज करते हैं। तो ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर है 121 सेल्सियस। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट रेजिस्टेंस होते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी कि ये डिसइंफेक्टेंट जितने भी लाइक आपके हो गए, आप यूज करते हो क्लोरोहेक्सिडीन और ये सारी चीजें, तो ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस है, उन पे वर्क नहीं करेगा। फिनॉल्स हो गए, ठीक है, तो ये उन पे वर्क नहीं करेगा। ये रेजिस्टेंस इनके मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है रेजिस्टेंस की। वायलेंस फैक्टर की बात करें, मतलब इनके अंदर क्या फैक्टर है जिससे ये हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, मतलब डिजीज कॉज कर रहे हैं, टिटनेस कॉज कर रहे हैं। दैट इज, इनके अंदर 2 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, 2 टॉक्सिन्स होते हैं, जो कि होता है टिटैनोलाइसिन और टिटैनोस्पाज्मिन। ठीक है, टिटैनोलाइसिन और टिटैनोस्पाज्मिन। लाइसिन आपका होता है जो आपके बॉडी में इन्वेट करने के लिए हेल्प करता है, मतलब जैसे वुंड के थ्रू, जैसे अगर वुंड से ये एंट्री कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ओपन कट से ये एंट्री कर रहे हैं, तो वहां पे आपके इम्यून सिस्टम भी होगा ना, तो इम्यून सिस्टम को ये मतलब फाइट बैक करते हैं। इम्यून सिस्टम को वीक करके आगे बढ़ना, मतलब अंदर जाना, इसकी हेल्प से होता है, आपके टिटैनोलाइसिन की हेल्प से होता है। अगर बात करें कि कैसे ये लाइक आपके नर्व एंडिंग्स को या आपके जो फर्दर जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो कॉज क्या क्या है, तो वो होता है आपका टिटैनोस्पाज्मिन। इस टॉक्सिन के जरिए ये सर्टेन आपका जो भी डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं बॉडी में, वो करते हैं, मतलब नर्व्स को डिस्ट्रक्ट करते हैं इसके थ्रू, तब हमें वो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पैथोजेनेसिस की बात करें, पैथोजेनेसिस मतलब क्या करते हैं, इनका मींस पैथोजेनिक क्या नेचर है, वो है आपका टिटनेस कॉज करना, जो हमने बात कर ली है कि ये 3 टाइप के टिटनेसेस कॉज करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें, अगर किसी पर्सन को लाइक वाया वुंड, वाया कट, कोई इंजरी, कैसे भी अगर ये कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट के आने के बाद हमें कब सिम्टम दिखाई देंगे, तो वो है आपका 6 to 12 डेज के बाद, मतलब 6 से 12 दिन के बाद इनका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा ऑन द बॉडी। ठीक, एंट्री अगर बात करें तो थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब जैसे हमने बात करी कि स्टेराइल ब्लेड नहीं होती है, या कोई अदर वुंड पर ऑब्जेक्ट लगता है, जैसे आपके चोट लग रही है, तो आप सर्टेन चीजों से लाइक जैसे किसी भी हिसाब की चोट हो, अगर आप लाइक आरटीए की ही बात करें,
रोड पर है तो वहां पे जो भी पेबल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं उनसे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बहुत सारी चीज हो सकती है आपके, मेटल कोई ऑब्जेक्ट हो, ग्लास ऑब्जेक्ट्स हो, अगर वो कंटामिनेटेड है, उसके ऊपर अगर सॉइल प्रेजेंट है, डस्ट प्रेजेंट है जिसमें ये प्रेजेंट है, ठीक है। सॉइल ओपन टू स्किन या वुंड, अगर वुंड या लाइक आपकी जो भी इंजरी कॉज हो रही है वो डायरेक्टली सॉइल से आपका कह सकते हो फेस कर रही है, ठीक है, डायरेक्टली सॉइल में कंटेमिनेट हो रही है आपका वुंड है, आपकी इंजरी, तो इसीलिए कहते हैं ना कि सबसे पहले हमें वुंड को क्लीन करना होता है कभी भी कुछ भी अप्लाई करने के पहले। लाइक आप एंटीसेप्टिक अप्लाई करना चाह रहे हो, पहले इसको क्लीन करिए। देन अगर हम बात करें क्या करते हैं मतलब हमें, तो ये सबसे ज्यादा आपका मोटर नर्व एंडिंग अफेक्ट करते हैं, इसकी वजह से मोटर जो आपके नर्व्स होते हैं उनका फंक्शनिंग लॉस हो जाता है, और वहां पे हमें फिर स्पाज आपके क्या बोलते हैं जॉ लॉक, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इतना नहीं है, आप बस इतना समझिए कि एंटीबायोटिक थेरेपी चलती है, अगर किसी को है, अगर मींस लाइक टिटनेस कॉज हो गया है तो वहां पे एंटीबायोटिक थेरेपी चलती है। और इफ लाइक है कि हमें क्या बोलते हैं कि प्रिवेंशन पे अगर काम करना है तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है आपका, बच्चों में ही होता है स्टार्टिंग, जो आपके क्या बोलते हैं ना वैक्सीनेशन होते हैं, इम्यूनाइजेशन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके टिटनेस टॉक्सॉइड के आपके वैक्सीन लगते हैं, जो कि डीपीटी के साथ होता है। मीन्स आपके डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, ये तीनों डीपीटी के आपके डोजेस लगते हैं, जो कि आपके 3 डोजेस में होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड बूस्टर, ठीक है, ये हो गया। देन क्या बोलते हैं आपका पैसिव, अगर हम बात करें पैसिवली अगर हम इम्यूनाइज करना चाहते हैं खुद को, तो वैक्सीन आपकी टिटनेस टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है, जो आप कहते हैं ना कि चोट लगने के 24 घंटे के बाद हमें टिटनेस लगवाना होता है, मींस वैक्सीन लगवानी होती है, सो दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके बोtulinum के बारे में। आगे बात करते हैं क्लोस्ट्रीडियम आपके बोtulinum के बारे में, ठीक है। तो बोtulinum आपका नेक्स्ट वाला है, क्लोस्ट्रीडियम का मींस अदर टाइप है, ठीक है। तो बोtulinum मेनली आपका कॉज करता है आपका बोटुलिज्म, ठीक है, इसके लिए इसको बोtulinum कहते हैं, या आप कह सकते हो इससे जो डिजीज कॉज होती है इसको बोटुलिज्म कहते हैं, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है आपका ये ग्राम पॉजिटिव होता है, बेसिलाई होता है, मींस रॉड शेप में होता है, पेरिट्राइकस इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ये कुछ नया है, पेरिट्राइकस मतलब ओवरऑल बॉडी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एंडोस्पोर, आप इसका जो होता है आपका बोtulinum का, क्लोस्ट्रीडियम का, इसका हीट रेजिस्टेंट होता है, मतलब कितना भी हीट दे दोगे वो किल नहीं होगा एंडोस्पोर, ठीक है, या आप कह सकते हो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। देन स्ट्रिक्ट एनारोब्स होते हैं, मतलब एनारोब का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रहेगी तब ये सरवाइव करेंगे, अगर रहेगी तो ये नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट एनारोब्स होते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, अच्छा ये थोड़ा मेन है, ये आप इंपॉर्टेंट है, अगर जैसे एमसीक्यू वगैरह में आते हैं तो आप ये लिख सकते हो। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ये तब प्रोड्यूस करते हैं जब ये किसी फूड आइटम, किसी मीट पर, किसी उस पर ये हो, क्योंकि मेनली ये मिलते वही हैं, ठीक है, किसी मीट पर, किसी फूड आइटम पर अगर ये प्रेजेंट है और वहां पे ये फर्मेंटेशन अगर करा रहे हैं, मेनली अगर फूड में ग्लूकोज प्रेजेंट है और उसका फर्मेंटेशन ये कराएंगे, तो वहां पे आपका फर्मेंट होने के बाद ग्लूकोज का हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होते हुए हमें दिखेगी, ठीक है। वायरलेंस फैक्टर की बात करें तो बोtulinum इनका वायरलेंस फैक्टर है, बोtulinum ही इसका बोtulinum एक टॉक्सिन है, क्या है, एक टॉक्सिन है, जो कह सकते हो हेल्प करता है, या कह सकते हो क्लोस्ट्रीडियम को हेल्प करता है कि बॉडी में इन्वेड करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज करे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज करने का मतलब है पेरिफेरली जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स है, लाइक आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, आपके क्या बोलते हैं पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज, आपके नर्व एंडिंग्स को जब वो डैमेज कर देंगे तो ये सारी चीजें नहीं होगी, आपके आईलिड्स काम नहीं कर रहे हैं, आपके हाथ पैर मींस मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप रेस्पिरेटरी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके अदर जितने भी मींस कह सकते हो जो आपके पेरिफेरल आपके नर्वस सिस्टम से क्या बोलते हो मींस एलोकेटेड जो आपके सिस्टम वो हैं फंक्शंस हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये उसको डैमेज करते हैं। कहाँ पे मिलते हैं मेनली, ये सॉइल एंड डेड डीके मैटर, सॉइल में तो मिलते ही मिलते हैं कि क्लोस्ट्रीडियम सॉइल एक कह सकते हो कि उसका फेवरेबल वो है। डेड डीके मैटर का है, डेड डीके मैटर, इट्स डेड डीके मैटर, ओके। डेड डीके मैटर मींस सड़ा गला, सड़ा गला मींस आपका जैसे खाना खराब हो जाता है,
ठीक है, कोई गार्बेज एरिया टाइप जिसमें जहाँ पे मीन्स आप कह सकते हो मीन्स आपका कोई भी आइटम पड़ा हो, लाइक आपके सूखे मीन्स आपने कुछ पेड़ पौधे ही फेंक दिए हैं, ठीक है, वो सड़ गए हैं, गल गए हैं, डेड डीके हो गए हैं, कोई मीट का वो हो, ठीक है, टुकड़ा हो या व्हाटएवर हो, वो सड़ गल जाता है जब, ठीक है, तो वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब डेड डीके मैटर और सॉइल में प्रेजेंट है, लेकिन ये कॉज क्या कर रहे हैं? बोटुलिज्म। ये हमें देखना है, और मेनली फूड बॉर्न बोटुलिज्म, ये हमें देखना है। देखना ये है कि जैसे आपका पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो मेनली ये कॉज करते हैं फूड बॉर्न बोटुलिज्म। फूड बॉर्न बोटुलिज्म का मतलब होता है कि जब आप लाइक होता है ना इंटॉक्सिकेशन ऑफ फूड, मतलब आप कोई पैक्ड फूड आइटम खा रहे हो, बहुत लंबे टाइम से पैक्ड है, ठीक है, एक्सपायर हो चुका है या बहुत लंबे टाइम से पैक है, या कोई खाना बहुत लंबे टाइम से रखा हुआ है, तो होता है ना कि वो थोड़ा फर्मेंट हो गया है या आप कह सकते हो खराब होने लग गया है अब, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं होता है ना, खासकर गर्मियों में हम देखते हो खाना बहुत तेजी से खराब होता है, क्यों? क्योंकि फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है उनको। तो वही है कि वो जब वो खराब मीन सड़ गल रहा है, ठीक है, तो वहां पे ये बोटुलिज्म कॉज होने के आपके कह सकते हो कि एक कहते हो कि ना चांसेस एक बढ़ जाता है, एक फैक्टर बढ़ जाता है। तो बोटुलिनम आपका जो है, ठीक है, बोटुलिनम जो है वो आपके उसमें प्रेजेंट होता है, फिर वहां पे वो टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहां डीके शुरू हो रहा है, मींस उस फूड का डीके, उस फूड का डिस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। और वहां पे आप ये भी देख सकते हो अगर हायर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो अगर आप उस फूड को कंज्यूम करोगे तो आपको फूड बॉर्न बोटुलिज्म होने के चांसेस हैं। मतलब क्या है? बोटुलिज्म मींस डैमेज ऑफ आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, मींस आपके जो नर्व एंडिंग्स है पेरिफेरल के, उसका डैमेज होना, ठीक है, तो वो हो रहा है, उसको तो हम बोटुलिज्म कह रहे हैं। बोटुलिज्म आपका एक्चुअली एक कंडीशन होता है, एक रेयर कंडीशन है, जिसमें आपका अगर कोई कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम कर रहे हो या कंटामिनेशन आपके किसी वुंड से हो रही है, ठीक है, अगर ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम आपके वुंड से एंट्री कर रहा है और वो आपके पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज कर रहा है, नर्व्स को डैमेज कर रहा है, जिसमें आपको सर्टेन सिम्टम्स जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आपके आईलिड ड्रूप हो रहे हैं, आपके एक्सट्रीमिटीज मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें अगर आपको देखने को मिल रही तो दैट इज बोटुलिज्म। अब बोटुलिज्म हुआ कैसे? लाइक अगर आपके फूड बॉर्न से है, मतलब आपने कुछ डेड डीके टाइप्स या आप कह सकते हो डीके फूड आइटम को या पैक्ड एक्सपायर्ड फूड खा लिया या फूड इंटॉक्सिकेशन वगैरह कुछ हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है तो फूड बॉर्न बोटुलिज्म होगा। अगर ये बोटुलिज्म फैला है आपके वुंड से, मतलब वुंड कंटामिनेट हुआ है और वहां से ये एंटर करके आपके पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज कर रहे हैं, तो दैट इज वुंड बोटुलिज्म। और इन्फेंट बोटुलिज्म क्या होता है? इन्फेंट बोटुलिज्म होता है जैसे इन्फेंट आपके होते हैं आपके अप टू 12 मंथ के बच्चे, अप टू 12 मंथ, ठीक है, मंथ, ओके, तो उन बच्चों को हम जैसे लाइक आप कह सकते हो 6 मंथ तक तो वो ब्रेस्ट फीड करते हैं नॉर्मली, ठीक है, 6 मंथ से 12 मंथ के आपके क्या बोलते हैं बीच में आप उनको थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना शुरू करते हो, है ना, कि कुछ स्मैश्ड फूड आइटम खिला रहे हो। तो अगर आप जो फूड आइटम उनको खिला रहे हो, अगर वो फूड सही नहीं है, लाइक वो हो सकता है कि खराब हो चुका है या कह सकते हो वो हेल्दी नहीं है या बहुत लंबे टाइम का रखा हुआ है, और अगर आप वो खिला रहे हो और उसमें वो प्रेजेंट है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, तो वो आपको इन्फेंट बोटुलिज्म मींस कॉज कर सकते हैं, मतलब बच्चे को कॉज कर सकते हैं। बच्चों में जो होता है दैट इज इन्फेंट बोटुलिज्म। मेनली ये होता फूड से ही है, लेकिन इसको इन्फेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको हम अलग क्राइटेरिया के थ्रू मैनेज करते हैं, ठीक है, दैट इज इन्फेंट बोटुलिज्म। देन नेक्स्ट इज आपका है कि ट्रीटमेंट, अगर किसी को हो गया है तो कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये जैसे आपका हो रहा है कि फूड बॉर्न है, मेनली फूड बॉर्न से होता है, 90% ऑफ केसेस फूड बॉर्न है। तो इसमें क्या होता है, जो फूड इंगेस्ट किया है, जो खाया हुआ फूड है, ठीक है, तो उसको जब तक हटाएंगे नहीं तब तक वो क्या बोलते हैं, वो जो आपके बैक्टीरिया है, जो आपका बेसिला है, वो ट्रेवल करता रहेगा और वो डैमेज करता रहेगा। तो यहाँ पे मेनली यही करते हैं कि स्टमक का जो भी कंटेंट होता है, जो फूड कंटेंट होता है, उसको हम लावेज के जरिए क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। लावेज मीन्स रिमूव करना, जो फूड कंटेंट है वो रिमूव करते हैं। आपके एंजियो ट्यूबिंग और आपके सर्टेन ट्यूबिंग मींस होती है लावेज ट्यूबिंग, उसके थ्रू वो कंटेंट को रिमूव किया जाता है, जिसमें हम 2 to 5% ऑफ बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन भी यूज करते हैं, ताकि लाइक होता है ना कि स्टमक कंटेंट में आपका जो एसिड का रेंज होता है वो ज्यादा होता है, पीएच ज्यादा होता है, तो वो आपके जीआई ट्रैक्ट को डिस्टर्ब करती है,
इसीलिए आपके बाइकार्बोनेट को यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लावेज करके कंटेंट निकालेंगे, देन वो टॉक्सिन की जो कह सकते हो एक प्रेजेंस थी, ठीक है, वो अगर बहुत ज्यादा थी तो वो कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिलता है, या आप कह सकते हो आप पर्सन को रख सकते हो, क्योंकि ये काफी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। सेकेंडली एक सपोर्टिव थेरेपी हम देते हैं, क्योंकि हाँ इसका कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं है। सपोर्टिव मतलब अगर जैसे हमें है कि जो अदर हमें दिख रहे हैं सिम्टम्स लाइक आपके ये एक्सट्रीमिटीज, आई ड्रूपिंग्स, आपके रेस्पिरेटरी में, तो रेस्पिरेटरी के सर्टेन हम ट्रीटमेंट देंगे कि उनको हम रेस्पिरेशन फैसिलिटेट करा पाए। देन अगर हम प्रिवेंशन के टर्म्स में बात करें तो इसका प्रिवेंशन का होता है वैक्सीनेशन, जो कि बचपन में लगता है, मतलब बच्चों में लगता है। ठीक है, तो जैसे होता है ना कि अप टू 5 इयर्स तक जितने भी आपके वैक्सीन लगते हैं, 10 इयर्स 13 इयर्स तक, तो आप उसको लगवाएं, जिसमें आपका मेनली होता है पेंटावेलेंट, आप सुने होंगे पेंटावेलेंट वैक्सीन लगती है, जिसमें आपका डीपीटी होता है। ठीक है, पेंटावेलेंट में आपका डीपीटी आता है, एचआईवी आएगा और हेपेटाइटिस की वैक्सीन आती है, हेपेटाइटिस के, तो इसका कॉम्बिनेशन होता है पेंटावेलेंट। तो वो लगता है तो वो डोजेज आप प्रॉपरली लें, तो उसकी वजह तो मींस कहीं ना कहीं वो आपको एज अ एक सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट बोटुलिनम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम परफेरेंजेंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं परफेरेंजेंस के बारे में, लाइए। ओके, तो क्लोस्ट्रीडियम आपके परफेरेंजेंस जो होते हैं मींस एक टाइप है जिसमें क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो परफेरेंजेंस आपके मेनली रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं गैस गैंग्रीन, फूड पॉइजनिंग, नेक्रोटाइजिंग एंटेराइटिस एंड क्लोस्ट्रीडियम सेलाइटिस। अगर नॉर्मल टर्म से बात करो तो जिससे गैस गैंग्रीन होता है वो कॉज फैक्टर कौन है आपका, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस। ठीक है, तो परफेरेंजेंस की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो पहला है कि नॉन मोटाइल और कैप्सुलेटेड होता है। ठीक है, ये थोड़ा स्पेसिफिक है। ठीक, साइज की बात करें तो 4 to 6 आपका इसका माइक्रोमीटर है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज आपका सॉरी नैनोमीटर है। देन नेक्स्ट इज बॉइलिंग करते हैं अगर हम 5 मिनट तक, तब ये मरते हैं, मींस जो भी ऑब्जेक्ट है। अगर नहीं कर पाते हैं बॉइलिंग उसकी तो ऑटोक्लेविंग करें 1 to 1 मतलब 121 के सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए, तो हम इनको आराम से किल कर सकते हैं। एनारोब्स होते हैं नेचर में, मतलब विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव करेंगे। प्रोड्यूस गैस ऑन फर्मेंटेशन, ये थोड़ा मेन है, ये याद रखिएगा। अब गैस कौन सी, ये मैं बताऊं, ये मिक्स्ड गैस होती है। मिक्स्ड मतलब इसमें आपका थोड़ा सा नाइट्रोजन होता है, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, थोड़ा सा हाइड्रोजन होता है और थोड़ी सी क्वांटिटी में ऑक्सीजन होता है। अभी गैस आता कहां से है, जब ये टिश्यू को नेक्रोटाइज करते हैं, मतलब कह सकते हो कि डिस्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सेल का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से सेल डेथ होती है। जैसे होता है ना कि नॉर्मली अगर आप कुछ भी लिविंग क्रीचर अगर डेथ हो रही है उसकी तो स्मेल आने लगती है, ऐसा होता है ना, तो वो यही है कि जब सेल डेथ होती है तो जो गैस रिलीज हो रही है वो कैप्चर होती है, तो मिक्स्ड गैस होती है। तो वही है कि जब ये नेक्रोटाइज मींस सेल की डेथ क्रिएट मतलब करते हैं, मतलब सेल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जैसे ही नेक्रोटाइजिंग वाला जो भी आपका कह सकते हो फंक्शन स्टार्ट होता है या इवेंट स्टार्ट होता है, तो उसके बाद वो गैस रिलीज होती है और वो कैप्चर होती जाती है एक गैंग्रीन के फॉर्म में। ठीक है, दैट इज आपका प्रोड्यूस करते हैं गैस ऑन फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन आपके फूड के बेसिस पे बताया गया, लेकिन नॉर्मली अगर ये आपके किसी भी वुंड पर प्रेजेंट है और वहां पे इनका नेक्रोसिस का जो भी इवेंट है वो है, या ये प्रेजेंट है, इन्फेक्शन है, नेक्रोसिस इन्फेक्शन, तो वहां पे ये गैस प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो मिक्स्ड गैस होती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। वायरलेस फैक्टर की बात करें तो अल्फा टॉक्सिन होता है इनमें मेजरली, जो कि गैस गैंग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मतलब गैस प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, गैंग्रीन गैस गैंग्रीन मींस आपके जो टॉक्सिन है वो डायरेक्टली बताया गया है कि अगर गैस गैंग्रीन हो रहा है तो वहां पे अल्फा टॉक्सिन का रिलीज ज्यादा है। ठीक, बीटा टॉक्सिन अगर है तो वहां पे नेक्रोसिस हमें ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा, और एप्सिलॉन टॉक्सिन अगर ज्यादा है तो वहां पे हमें टिश्यू के अंदर पोर्स देखने को मिलेंगे, पोर्स, छेद। ठीक है, अब अगर पैथोजेनेसिस की बात करें क्या कॉज करते हैं, तो गैस गैंग्रीन क्या होती है आपकी किसी भी वुंड पर, ये क्या करते हैं, जैसे आपका होता है कि जो वुंड होता है नॉर्मली अगर ये कंटामिनेट हो गया थ्रू आपके परफेरेंजेंस के बारे थ्रू, तो वहां पे ये इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे, नेक्रोसिस क्रिएट करेंगे। तो नेक्रोसिस की वजह से जो गैस मींस सेल की डेथ की वजह से जो गैस
आप कह सकते हो कि आ रही है, वो कैप्चर हो जाती है अपर लेयर में। मतलब जो ये आपके 4 लेयर होते हैं, तो मान लीजिए इन्होंने इन्फेक्शन इंटरनली यहाँ पे क्रिएट किया, तो ये अपर लेयर है, उसमें ऐसे ऐसे ब्लिस्टर जैसा गैस आपका कैप्चर हो जाता है। ठीक है, तो वो हमें गैंग्रीन के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, गैस गैंग्रीन। ठीक है, आप इमेज अगर चाहो तो सर्च करके देख सकते हो। ठीक, सेकेंडली फूड पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं अगर हम इनको लाइक फूड कंटामिनेटेड और हमने वो फूड खा लिया, तो फूड पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं। नेक्रोटाइजिंग आपके एंटेराइटिस, ठीक है, तो नेक्रोसिस क्रिएट करते हैं। एंटेराइटिस का मतलब होता है कि आपके जीआई ट्रैक्ट में अगर अब जैसे फूड आपने लिया, फिर वहां पे वो खा लिया, फिर इंक्यूबेशन टाइम पीरियड बीत गया और वहां पे फिर नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आपके एंटरल रीजन में, मतलब जीआई ट्रैक्ट पर। देन नेक्स्ट इज क्लोस्ट्रीडियम, आपका सेलुलाइटिस क्लोस्ट्रीडियम सेलुलाइटिस आपका डायरेक्टली वुंड को रिफर करता है कि अगर वुंड को इन्फेक्ट हो गया है, मान लीजिए वहां गैंग्रीन फॉर्म नहीं हुआ है और अगर वहां पे ओपन वुंड है और वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट हो गया है, तो वहां पे हमें नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, मतलब सेल डेथ देखने को मिलेगा, दैट इज सेलुलाइटिस आपका। ठीक है, सेलुलाइटिस में आपका मेजरली होता है कि इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग मेजरली, और नेक्रोसिस भी हमें देखने को मिलती है साथ साथ में। सेलुलाइटिस में पुरुलेंट आपके क्या बोलते हैं, सपुरुलेंट पस मींस सपुरेटिव होता है, वो जो आपका वुंड होता है सपुरेटिव, मतलब वहां पे पस का फॉर्मेशन होता है और प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, और वो सपुरुलेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो फाउल स्मेल करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे गैस प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, फाउल स्मेल करेगा, गंदा सा वैसा। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक थेरेपीज चलती है, जिसमें मेनली आपका क्लिंडामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन दिया जाता है। तो ये हो गया आपका परफिंजेंस। नेक्स्ट बात करते हैं आपके डेफिसाइल के बारे में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपके डेफिसाइल के बारे में। ठीक है, तो डेफिसाइल में क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल एक टाइप है जो आपका मेनली कह सकते हो तब आपको हार्म करता है जब लाइक आप कह सकते हो कि आपका जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो उसके अगेंस्ट वर्क नहीं कर पा रहा। और नेचुरल इम्यूनिटी क्यों नहीं वर्क कर पा रही? क्योंकि आपने एंटीबायोटिक्स का यूज ज्यादा कर लिया है। ठीक है, मेनली यही है। बात करते हैं अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो होता है पहले तो आपका नॉन हिमोलाइटिक होता है, मतलब आपके ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स को डैमेज नहीं करता है, लाइक आपके आरबीसीज। ठीक है, सेक्रोलाइटिक होता है, मतलब ये शुगर का फर्मेंटेशन कराने के लिए कह सकते हो इसका कैरेक्टर है, नेचर है, शुगर का फर्मेंटेशन कराता है। वायलेंस की अगर हम बात करें, इसके अंदर 2 टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, एक ए, एक होता है बी। ए होता है जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन कराता है। ठीक है, टॉक्सिन ए की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो मेनली बाउल में होता है, जिसकी वजह से डायरिया कॉज होता है। ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन मतलब अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा तो फ्लूइड एक्यूमुलेट ज्यादा होता है, तो डायरिया कॉज हो सकता है। मेनली बाउल में होता है, मेनली ये बाउल में ही आपके जीआई आपके जो होते हैं बाउल में, उसमें ही इम्पैक्ट करता है। ठीक है, लोअर जीआई ट्रैक्ट। ठीक, देन नेक्स्ट इस बात करें टॉक्सिन बी जो उसका होता है वो साइटोपैथिक नेचर होता है। साइटोपैथिक नेचर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया को एज अ होस्ट यूज करते हैं वायरसेस, ऐसा आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया के अंदर वो अपना जो भी है मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये है ना, तो वही है कि साइटोपैथिक नेचर होते हैं। ठीक है, टॉक्सिन बी इसका, अगर ये टॉक्सिन बी लाइक अगर मींस इसका स्विच होता है तो वहां पे ये वायरसेस को एक्यूमुलेट, मतलब कह सकते हो कि एज अ होस्ट ये फंक्शनिंग करने देते हैं। ठीक है, तो ये साइटोपैथिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सब जगह प्रेजेंट होता है एनवायरमेंट में, हर जगह, एयर, वाटर, सॉइल, सारा। ठीक है, बात करते हैं अगर इसके मेन पैथोजेनेसिस के बारे में, तो ये कॉज करता है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया विच इज एएडी, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस विच इज एएसी, सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस पीएमसी। क्या होते हैं? ओके, तो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया क्या होता है? जब लाइक आपके जो जीआई ट्रैक्ट है, लोअर जीआई ट्रैक्ट में मेनली एक नॉर्मल फ्लोरा, आपका ह्यूमन फ्लोरा प्रेजेंट होता है, जैसे आपका ई कोलाई। तो क्या करता है, आपके जो जितने भी अदर फॉरेन आपके जो भी है पैथोजन है उनको मारता है, प्लस डाइजेशन में भी हेल्प करता है, वो हेल्दी फ्लोरा होता है आपका। लेकिन जब आप एंटीबायोटिक का यूज ज्यादा करते हो तो जो नॉर्मल फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब वो या तो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं या उनकी फंक्शनिंग लो हो जाती है, कुछ भी होता है। तो वो जो उनका फंक्शन था कि वो हम फॉरेन या पैथोजेंस को जो भी है जो आ रहे हैं या फूड में प्रेजेंट है तो उनको किल करेंगे, प्लस
हेल्दी गट बना के रखेंगे। तो जब वो खुद ही सही नहीं है एंटीबायोटिक की वजह से या ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक की वजह से वो खुद ही फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका ये वहां पे जाता है, या थ्रू बाय आप फूड कह सकते हो, एनवायरमेंट में, और वाटर हो सकता है। ठीक है, आप जो इंगेस्ट करो जो आपके बाउल में मींस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो आपने फूड लिया या वाटर लिया जिसमें ये प्रेजेंट और ये गए, और वहां पे आपका जो नॉर्मल फ्लोरा था वो इसके अगेंस्ट काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो वो होता है आपका एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। क्यों? क्योंकि ये जाके क्या करेगा, वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन कराएगा, डायरिया कॉज करेगा। और एंटीबायोटिक एसोसिएटेड क्यों है? क्योंकि हमने एंटीबायोटिक का इतना यूज कर लिया कि हमारा नॉर्मल फ्लोरा इससे लड़ नहीं पाया। ठीक है, तो ये डायरिया कॉज करा रहे हैं और एंटीबायोटिक एसोसिएटेड, सो दिस इज एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। अब सेम चीज है कोलाइटिस में। कोलाइटिस में क्या है कि हमने एंटीबायोटिक का एक्सेसिव यूज कर लिया, हमारा जो हेल्दी नॉर्मल फ्लोरा था वो सही से कह सकते हैं इनके अगेंस्ट काम नहीं कर पाया। तो ये वहां पे अपना जो भी इनने मल्टीप्लीकेशन किया, इनने अपनी वायलेंस या अपनी टॉक्सिसिटी बढ़ाई। ठीक है, और पैथोजेनेसिस क्या कॉज करी? कोलाइटिस। कोलाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इन्फ्लामेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट्स मेम्ब्रेन। तो उसके इन्फ्लामेशन का कॉज आपका हो गया मेनली आपका ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे जो नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट था वो एंटीबायोटिक की वजह से काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो यही है कि एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस। अब सेम चीज है सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस में, बस इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे कोलाइटिस में हम नॉर्मली अगर हम डायग्नोसिस करें तो हमें इन्फ्लेम्ड आपका दिखेगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन दिखेगी कोलन में आपके, लेकिन सूडो मेम्ब्रेन में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन हमें नहीं दिखती है, दैट इज सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस। कोलाइटिस है, ठीक है, ड्यू टू इन्फेक्शन आपका कोलाइटिस है, बट वो सूडो मेम्ब्रेन, मतलब हमें इन्फेक्शन नहीं मिलेगी, हमें इरिटेशन मिलेगी। ठीक है, ये होती है इरिटेशन, मतलब जो मेम्ब्रेन है उसकी इरिटेशन मिलेगी, दैट इज सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस विच इज पीएमसी। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें जो करना है, या आप कह सकते हो जो इसका मेजर ट्रीटमेंट फैक्टर है वो यही है कि एंटीबायोटिक्स का यूज तुरंत स्टॉप कर दें। ठीक, एंटीबायोटिक्स का यूज जैसे स्टॉप करोगे नॉर्मल जो फ्लोरा होगा वो आपको वापस से बिल्डअप करेगा और इसके अगेंस्ट काम करेगा, तो ऑटोमेटिक आप सही हो जाओगे। दैट इज ये आपका कंप्लीट हो गया क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट। तो क्लोस्ट्रीडियम हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के बारे में।